हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करो, फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके ओके ओके, चलो। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? फिनॉल डिस्कस किया था, ठीक है। आज अपन ईथर इपॉक्साइड और जितना भी इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके डाउट्स में आपको लेने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे थे, दैट इज नोन एज इसमें, ठीक है। ये वाला था क्या? यस। चलिए करें स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? हाँ सर, पोर्ट्रेट कर दो। चलिए। यस, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ईथर चैप्टर से, ठीक है। ईथर, ईथर आप जानते हैं सब, ग्रुप कौन सा होता है? ROR, ठीक है। ये हो गया ईथर। सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे अपन। सबसे पहले थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ईथर्स का नाम कैसे लिखते हैं। उसके बाद उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, तो जल्दी हो जाएगा अपना डिस्कशन करके। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, अगर हो पाएगा तो स्टार्ट, ठीक है। चलिए ईथर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले सिंपल ईथर की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो CH3OCH3, एक ईथर बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 कार्बन की जरूरत तो रहेगी, ठीक है। तो हमेशा ईथर्स का जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो इनमें क्या होता है, नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ईथर्स, एल्कोक्सी एल्केन। मतलब ऑक्सीजन के साइड में कोई सी भी एक छोटी चेन को तो हम साइड चेन मानते हैं और बड़ी चेन को हम लॉन्गर चेन मानते हैं। जैसे यहाँ तो दोनों एक जैसी हैं, तो इसको अगर मैं ये मानता हूँ मिथाइल है, तो ये वाला पार्ट को मैं मानूंगा मिथॉक्सी। क्या मानेंगे? मिथॉक्सी। और ये वाला पार्ट मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ये कौन सा नाम हुआ? IUPAC नेम। जबकि अगर मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तो हम इसका नाम क्या बताएंगे? डाई मिथाइल ईथर। बात समझ में आई कि नहीं आई? डाई मिथाइल ईथर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी सुन रहे हो भाई? यस हेलो। सर। चलिए, ठीक है। उसी के बाद लेटर सपोज मैंने आपको एक दिया CH3 CH2O CH3, आप भी जान रहे होंगे इसमें लॉन्गर चेन वाली, ये वाली तो है मेन चेन, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा? साइड चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथ ऑक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है। या फिर अगर हम इसको नाम देना है तो इथाइल मिथाइल ईथर देंगे, क्योंकि इथाइल का ई पहले आएगा। अल्फाबेटिकली अगर मुझे इसका नाम देना है तो इथाइल मिथाइल ईथर, इसका ये नाम हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। ये आप सब जानते हैं।
ईथर्स का अगर मैं बात करूं तो दे आर द अल्कोहल के ही डेरिवेटिव है। जैसे लेटर सपोज मैं बात करूंगा अल्कोहल्स में से किसी तरह मैंने H को हटा दिया और R को जोड़ दिया तो R और R बन जाएगा। सो व्हाट वी कैन कॉल दैट ईथर्स आर द मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स। सो व्हाट वी कैन दीज आर मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। यस, लिखते चलो साथ साथ, दे आर मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं वाटर के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो वाटर के दोनों H को हटाकर बाई चांस अगर हम दोनों R लगा देते हैं सो अगेन ईथर बन जाएगा। सो हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, डाई एल्काइल डेरिवेटिव वाटर। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वाटर का दोनों H को हटाकर दोनों R लगाओ मतलब डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर या मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल आर कॉल्ड एज द ईथर्स। यस और नो, कोई दिक्कत? वहीं अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स की बात करूंगा तो हमने अभी अभी दो एग्जांपल पढ़े। सबसे पहले एक था डाई मिथाइल ईथर, एक था इथाइल मिथाइल ईथर। सो दो टाइप के ईथर होते हैं, वन इज नोन एज द सिमेट्रिकल ईथर एंड अनदर वन इज नोन एज द अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एक जैसे ही चेन वाले मतलब चेन हो, बिल्कुल कार्बन्स की संख्या या सिंपल हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर, या एक और दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं सिंपल ईथर। जबकि अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स की चेन होगा तो दैट विल बी कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर, या एक और नाम है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर, है ना। जैसे डाई मिथाइल ईथर हो गया या डाई इथाइल ईथर, दे आर एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। यस और नो, ये सब क्या हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर के एग्जांपल। वहीं अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की बात करूंगा तो ईथर के केस में होता क्या है आप जानते भी हैं। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। जैसे H2O ले लिया, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये क्या होगा, इस बॉन्ड एंगल को दबा देंगे तो ये बॉन्ड एंगल कम आ जाएगा, 109 डिग्री से कम आता है ना। जबकि अगर मैं डाई ये वाला ईथर ले लेता हूँ, डाई मिथाइल ईथर ही ले लिया लेटर सपोज OCH3CH3, या फिर एक सपोज ऐसा ले लिया OCH2CH3 OCH2CH3, इस तरह का ग्रुप ले लिया। इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑर्डर, कैन यू टेल मी आउट ऑफ लाइक 3 मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में लिखना है, बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाइब्रिडाइजेशन तो हर एक में क्या रहेगी, sp3 रहेगी, ईथर दोनों है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा, दो लोन पेयर टोटल 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना आएगा यहाँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ 104 जो यहाँ पर आता है बॉन्ड एंगल 104.5 बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। नाउ द बॉन्ड एंगल विल कम मोर देन दिस वन और लेस देन दिस वन, 104 से, इन केस ऑफ ईथर मोर देन दैट, तो कितना आएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है 109 डिग्री 28 मिनट जो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का एंगल आना चाहिए था उससे कम आएगा इनमें अब या ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर है ना, रिपेल नहीं करेंगे लोन पेयर, फिर इसको दबाएंगे नहीं क्या, ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि मॉड्यूल में लिखा है इसलिए। नहीं सर, मैंने मॉड्यूल नहीं लिया। हाँ तो बताओ क्यों आएगा ज्यादा? CH3 3H3 खुद को भी यस 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 यस, दिस इज द रीजन। होता क्या है कि मान लिया कि लोन पेयर रिपेल करके इस बॉन्ड एंगल को दबा रहे हैं, मान लिया, बट एक्चुअली उससे भी बड़ा ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन का। This methyl group is tetrahedral, this methyl is like sp3 hybridized, what will happen, they will repel each other, और इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाले से जो घटना चाहिए था वो तो गया ऐसी तैसी कराने, उल्टा इसके बॉन्ड एंगल को जो एक नॉर्मल आना चाहिए था उससे भी बड़ा आ जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस नॉन प्लेनर structure of this CH3 and the bulky group, that is why this bond angle, यहाँ पर रिपल्सन और बड़ा ग्रुप अगर रिपल्सन और ज्यादा बॉन्ड एंगल और ज्यादा,
बात समझ में आई? तो यहाँ बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट उससे भी ज्यादा आता है, दिस इज 110, और इनफैक्ट इसका 110 से भी ज्यादा, इनफैक्ट वी कैन कॉल नियर टू द 111 डिग्री के आसपास आएगा। डू यू एग्री विद माय पॉइंट? क्यों? मतलब अब यहाँ पर बड़ा फैक्टर क्या है? स्टेरिक रिपल्सन फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वजह से नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से भी इसका ज्यादा आ जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? शेप को क्या बोलेंगे इनकी? बेंट शेप हो जाएगी दोनों की, मतलब हर एक के केस में बेंट शेप। भाई समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। जुड़ गए सब? यस सर। यस सर। ओके। तो ईथर के बारे में कोई चीज लिखनी रह गई है तो लिख लो, बताओ कुछ रह गया है बाकी? ये तो हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, हमने देखा ईथर क्या होता है, डेरिवेटिव्स के फॉर्म में सीखा, इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर सीखा। अच्छा, नोमेनक्लेचर पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग इसका नाम बताइएगा। CCCOC, क्या नाम हो जाएगा इसका? बताओ बताओ क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बताओ यार, ये तो हो चुका है ना नोमेनक्लेचर सब तुम्हारा, मैंने ही करवाया था दोनों बैचेज में, और ऊपर से प्रॉपर हेडिंग डलवा के लिखवाया था, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। बस मुझे ये बताओ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है यहाँ पर? 4 की है। अगला काम क्या होता था? नंबरिंग देना। नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ? इसको 1 दे दूं क्या मैं? इसको नहीं दे सकते 1? नहीं दे सकते। 1 will be given to this one, then 2, the 3, because this is now the साइड ग्रुप, और साइड चेन को हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, लेकिन लोएस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको 1 दे दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन 4 की रहेगी नहीं, फिर 3 की रहेगी। तो पहला काम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, वो ये है। उसके बाद उसी की नंबरिंग करना, तो 1 2 3 4। नाउ वी विल राइट इट्स नेम, दैट इज 2 मिथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन है ना, तो पहले इसकी पोजीशन 2 पर क्या है? मिथॉक्सी, एंड देन वी विल राइट 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। एग्री विद माय पॉइंट? क्या मिथॉक्सी और ब्यूटेन के बीच में कोई गैप आएगा? नहीं। नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, इतना आप कर लेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे अपन ईथर को प्रिपेयर करेंगे, तो वही काम। अब तक इसमें क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और जिसको हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड से इसकी मेजर जो फेमस नेम रिएक्शन है, विच इज नोन एज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इनफैक्ट एसएन रिएक्शंस जब आप पढ़ोगे या पढ़ ली होंगी, डिपेंडिंग ऑन कि सिलेबस कितना हुआ है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इसका नाम आता है। जैसे अगर मैं किसी एल्काइल हैलाइड पर किसी भी एल्काइल, सिंपल सी बात है, मुझे ईथर बनाना है, लेट अस सपोज मुझे ROR बनाना है, और मुझे एल्काइल हैलाइड RX से बनाना है, तो आप समझ गए होंगे, आप X को X कर देना चाह रहे हैं, बाहर भगा देना चाह रहे हैं, और उसकी जगह आपको न्यूक्लियोफाइल RO- आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो RO- Na+ सोडियम एल्कोक्साइड वगैरह लेंगे आप, डायरेक्ट बैक साइड से SN2 अटैक कराएंगे, X निकल जाएगा X- की फॉर्म में, और क्या हो जाएगा यहाँ से? ROR बन जाएगा। एग्री विद माय पॉइंट? ये रिएक्शन कौन सी हुई? बैक साइड से अटैक हो रहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो विलियमसन, इसकी मैकेनिज्म भी एक बार हो गई, मैकेनिज्म आपने कर ही ली एक तरह से। सो सपोज मुझे ईथर बनाना है, डाई मिथाइल ईथर, तो आपको अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ये काम करना है, तो आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। सपोज आपने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, और या फिर मिथाइल जो भी है, यहाँ पर आपने फिर एक ऐसे करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, मिथाइल क्लोराइड आपने यहाँ पे ले लिया, और इधर क्या ले लिया आपने? CH3O- Na+। किसी तरह आपने सोडियम एल्कोक्साइड बनाया, यहाँ से बैक साइड पे अटैक किया, सीएल निकाल दिया।
तो पक्की सी बात है इस रिएक्शन का रेट किस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी औकात कितनी है इस पे अटैक करने की। दूसरी बात, ये छोड़ के जितना जल्दी भागेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ आएगा रिएक्शन, बिकॉज these both molecules are taking participate in the determining the rate of the reaction. So what we can say that rate is directly proportional to the leaving group tendency, हाँ या ना, and rate is also directly proportional to the strength of nucleophile जो हम डाल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग वाला आ रहा है वो जबरदस्त पीछे से अटैक करेगा, इसको बाहर भगा देगा, या फिर अगर कोई छोड़ना ही चाह रहा है, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी उसकी अच्छी है, तो भी अच्छा रेट आएगा, जल्दी ईथर बनेगा। बात समझ में आ रही है? सो नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, दैट इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन एंड इफ वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद CH3Br, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि SN2 रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मैं कहूंगा आराम से हो जाएगी। मतलब जिस पर अटैक हो रहा है वो तो होना चाहिए प्राइमरी, ध्यान रखना, जिस पर अटैक हो रहा है वो बल्कि नहीं होना चाहिए, वो प्राइमरी होना चाहिए, वो लेस बल्कि बहुत माइन्यूट छोटा मॉलिक्यूल होना चाहिए, और जो अटैक कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बेशक बल्कि हो सकता है। तो ये यहाँ से अटैक करेगा, इस पर अटैक हो जाना आसान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अटैक हो जाएगा। बट आप यहीं पे ये काम उल्टा सोचो कि मतलब जो अटैक करने वाला है वो तो ले लिया आपने, लेट अस सपोज छोटा वाला, और जिस पर अटैक हो रहा है लेट अस सपोज वो ले लिया आपने बड़ा वाला। बात समझ में आ रही है? बड़ा वाला मतलब टर्सरी। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पर SN2 अटैक हो पाएगा कि नहीं, बताओ। SN1 1 होगा। यहाँ पर SN1 भी नहीं होगा, सुनो मेरी बात एक बार। SN1 तब होता है जब न्यूक्लियोफाइल बुजदिल होता है। बुजदिल मतलब वो बहुत कमजोर है, वो क्या है, वो इंतजार करे कि आएगा बनेगा कार्बोकैटायन तब मैं जाके चिपक जाऊंगा। बुजदिल होना चाहिए SN1 के केस में, न्यूक्लियोफाइल का रोल ही नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ न्यूक्लियोफाइल शांत बैठने वाला है क्या? नहीं, आग भरी हुई है इसके अंदर। कौन? मिथॉक्साइड, जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल है, ये चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो SN1 का चांस तो नहीं है, ये तो मैंने आपकी बात गलत प्रूव कर दी। माई क्वेश्चन इज, SN2 के चांस दिख रहे हैं क्या कहीं, बताओ। नहीं सर। SN2 के चांस भी नहीं है, क्योंकि SN2 तो तब होता है जिस पर अटैक हो रहा है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, जिससे पीछे से अटैक आराम से हो जाए। तो ना तो SN1 हुई ना SN2 हुई। SN1 क्यों नहीं हुई? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए था इन केस ऑफ SN1। और SN2 क्यों नहीं हुई? क्योंकि टर्सरी है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पर होगा क्या? तो ऐसे केसेस में जब यहाँ पर नहीं होता है ये, तो यहाँ पर होगा, ये जो मिथॉक्साइड है ये तो भाई साहब क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये डायरेक्ट इस पर अटैक करने की बजाय पड़ोसी की लड़की से प्यार करने लग जाता है। मतलब ये खुद इस पर अटैक तो नहीं कर रहा, पड़ोसी के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पाएगा और इसको दोनों को क्या कर देगा, ये बॉन्ड सिग्मा में पाई में कन्वर्जन, Br निकल जाएगा। मतलब we were expecting it to form a SN2 product but now it will showing the elimination। इसने करा क्या, CH3OH बना लिया मिथेनॉल, और ऊपर से यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर CH3 इधर CH3, मींस वी आर गेटिंग द एल्कीन, यस और नो। तो हम कहेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन विल अकर, एलिमिनेशन विल अकर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत? तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने को बोला जाए, तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर अटैक करने वाला स्ट्रॉन्ग है और जिस पर अटैक हो रहा है वो बल्कि नहीं है, तब तो आराम से SN2 अटैक होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मानी जाएगी, ईथर बन जाएगा। बट इफ अटैक करने वाला तो स्ट्रॉन्ग है बट जिस पर अटैक हो रहा है वो खुद बल्कि है, जगह ही प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो फिर मजबूरन क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन लेके लेमिनेशन शो करेगा। एंड दिस रिएक्शन जिसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज काइंड ऑफ E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, बिकॉज सेम सिंगल स्टेप में ये इस पर भी अटैक करेगा, पाई बॉन्ड बनेगा और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत? बोलो कहानी समझ में आई, हाँ या ना?
Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू प्रिपेयर, आई गिव यू ए क्वेश्चन, मुझे इस तरह का सिस्टम बनाना है, मतलब ये वाला ईथर बनाना, तो मुझे जो एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड आयन लेना पड़ेगा। तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा यार, यहाँ आर ओ आर के बीच में बॉन्ड है, तो अटैक करने वाला बल्कि होगा चलेगा, लेकिन जिस पर अटैक हो रहा है वो बल्कि नहीं होना चाहिए, तो छोटा। तो मैं इस वाले पार्ट को तो बनाऊंगा क्या, एल्किल हैलाइड, और इस वाले पार्ट को क्या बनाऊंगा, अटैकिंग स्पीशीज दैट इज एल्कोक्साइड आयन। मतलब बल्कि वाले पार्ट का तो मुझे क्या बनाना है, बल्कि वाले पार्ट का एल्कोक्साइड बनाना है, Epoxy. एल्कोक्साइड बनाना है, ठीक है। और जो लेस बल्कि पार्ट है, मतलब जो स्मॉल पार्ट है, बल्कि नहीं है, उसका क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। बात समझ में आई? तो मुझे अगर इसको बनाना है तो मैं ये करूंगा, ये वाला तो ऑक्साइड ले लूंगा और यहाँ पर ले लूंगा CH3Br, तुरंत आराम से रिएक्शन हो जाएगी, इस पेशेंट को अटैक कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन अगर आपको देता हूँ, लेट अस सपोज मैंने मेथॉक्साइड दे दिया और एल्किल हैलाइड आपको ये वाला दे दिया। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूँ, क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या, ये वाला? द आंसर इज नो, No. इट विल नॉट बी फॉर्म, बिकॉज ब्रिज हेड पोजीशन पर एसेंट टू अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी टर्सरी है, इस पर एसेंट टू अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन कुछ भी आगे नहीं जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जैसे मैंने आपको दे दिया फिनॉक्साइड आयन और मिथाइल ब्रोमाइड पे डाल दिया, तो SN2 अटैक आराम से हो जाएगा, O माइनस इस पर अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल देगा। तो इनफैक्ट ये मानो आपकी जो SN रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल होती हैं वो मैंने यहीं पे इस चैप्टर में करा दिए हैं। तो जब आप SN रिएक्शन एल्किल हैलाइड चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पे आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मैं ऑफलाइन लीडर वालों से पूछ रहा हूँ, इसमें होंगे ऑफलाइन लीडर वाले स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ आप लोग कि आपका एल्किल हैलाइड चैप्टर हो गया कि नहीं हुआ? कौन है बताओ एक बार, कोई है इसमें मतलब बैच में, लाइक उसमें एल्किल हैलाइड हो गया कि नहीं हुआ आपका? हाँ हो गया। No, sir. क्या क्या दोबारा बताओ, नहीं हुआ, हो गया? नहीं हुआ है. नो अच्छा, अभी नो। नहीं। तो वहां पर एल्डिहाइड कीटोन तो हो गया पर आपका? हाँ सर, एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है। हाँ, सर से बात हुई थी मेरी, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, बस एल्किल हैलाइड नहीं कराया अभी, तो वो इसके बाद करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, चलो मैं बात करूंगा क्या करना है अभी। इतना पार्ट समझ में आ रहा है, ये हो गया क्लियर? तो कुल मिलाकर वहां पर जब आपकी एसएन रिएक्शन स्टार्ट होंगी तब आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और जो भी है, मतलब आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, हाँ, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पर मैं लेटर सपोज एल्कोक्साइड डालता हूँ, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, तो बताओ क्या रिएक्शन हो पाएगी? तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ रिएक्शन ना होने के पीछे वजह क्या है? बिकॉज नाउ द क्लोरीन lone pair is in resonance with this pi bond, so double bond character comes, and that is why कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, नॉट इजी टू क्लीव, दैट इज वाई कि यहाँ पर एसएन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं जाए। ध्यान से समझ में आई बात? तो एल्किल हैलाइड से पहले हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस कंप्लीट कर ली, कोई दिक्कत परेशानी? Sir. कोई दिक्कत? एल्किल हैलाइड में ही एक दूसरा पार्ट आएगा, दैट इज यूजिंग ड्राई Ag2O, यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर आपको याद होगा तो एल्कीन्स के केस में हम Ag2O का यूज करते थे इपोको सिन एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए।
तो इसको समझते हैं। अगर मान के चलो मैंने 2 एल्किल हैलाइड ले लिए, बहुत आसान सी रिएक्शन है, 2 एल्किल हैलाइड ले लिए, लाइक वुड्स रिएक्शन आप पढ़ते होंगे। इसमें क्या करेंगे हम, Ag2O मतलब AgOAg, तो यहाँ से एक AgX, यहाँ से एक AgX बाहर निकल जाएगा, और रिएक्शन में क्या बनेगा, प्रोडक्ट ROR, प्रोडक्ट मतलब ईथर बन जाएगा। और यहाँ पर 2 सिल्वर हैलाइड यहाँ पर, मतलब हम एल्किल हैलाइड के सॉल्यूशन में, RX के सॉल्यूशन में, अगर हमने एल्किल हैलाइड के सॉल्यूशन में ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया तो हमारे पास भी ईथर बन जाए। तो एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने के हमने 2 अच्छे मेथड सीख लिए हैं। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब अगर कभी कल को आपको क्वेश्चन दे दिया जाए CH3CH2Cl, इसके ऊपर ड्राई Ag2O लिखा दिख जाए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर 2 लिखा जाए या ना लिखा जाए, आप समझ गए Ag ये वाली मैकेनिज्म होगी, AgX निकल जाएंगे। बिकॉज सिल्वर की हेलोजन के साथ दोस्ती बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पक्की दोस्ती है, कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती है, कई किलोमीटर दूर से भी सिल्वर हेलोजन को छोड़ेगा नहीं। बात समझ में आई? सिल्वर हेलोजन को लेकर चला जाएगा, AgX का बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ROR ईथर बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पर ड्राई Ag2O में हिट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2O CH2CH, डाई इथाइल ईथर यहाँ पर बन जाएगा, या इथॉक्सी इथेन भी हम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ईथर के दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल से अगर हमको ईथर बनाना है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके कर सकते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको जब मैंने अल्कोहल पढ़ाया था। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में यही रिएक्शन कराई थी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। और अल्कोहल जब हमने पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, ड्यू टू OH ग्रुप, यस, उसके बाद ये तो फिनॉल हो गया ना, 1 मिनट, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइक्रोमेट, ये रहा ये रहा ये रहा, यस, ड्यू टू ROH क्लीवेज, यस, ये दिख रही है आपको, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जब डालते हैं 140 पर 413 केल्विन पर तो हमको ये मिलता है, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एलिमिनेशन मिल जाता है। मैकेनिज्म भी समझाई थी। 140 पे क्या होता है, पहले तो सिंपल वही कार्बोकेटाइन ये बनेगा, उसके बाद जब टेम्परेचर इतना है तो ये अल्कोहल दूसरा अटैक करके ईथर बना लेता है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो दूसरा अटैक करने का मौका ही नहीं देता, यही की यही मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन हो जाता है, तो इथीन एल्कीन बन जाता है। याद हो रहा है कुछ? मतलब 140 और 170 डिग्री के आसपास। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो वही सेम रिएक्शन एक बार मैं फिर से दोबारा कर देता हूँ। तो रिएक्शन ज्यादा नहीं है, रिएक्शन वही है, बस उनको आगे पीछे लिख दिया गया और कुछ नहीं। मतलब कोई किसी की केमिकल प्रॉपर्टी है तो कोई किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट्स इट, और इसमें कोई नया कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई एल्कोहल लिया और उस पर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हमें को याद रखने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर का बात याद समझ में आना चाहिए। अभी तो मैं लेटर सपोज सिंपल ईथर लिख रहा हूँ, सॉरी हीट लिख रहा हूँ, तो ROR। टेम्परेचर का रोल बहुत बड़ा है। टेम्परेचर का रोल ये है कि 140 पर तो हमारा जो है वो नया मॉलिक्यूल अटैक कर लेता है उस कार्बोकेटाइन पर, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर ले लिया 170 डिग्री तो उसी में एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हमने खूब भर भर के H+ डाला हुआ है, ये अटैक करेगा, पहले ROH2+ बनेगा, वाटर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, या हम कह सकते हैं कि दूसरा अल्कोहल अटैक करेगा तो बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ROH पॉजिटिव, H+ निकल जाएगा, ईथर हमारा बन गया। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब इसी का आपके मॉड्यूल में भी एक अच्छी सी रिएक्शंस दे रखी है कि यही काम जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करता है, ऐसा ही एक काम एल्यूमिना भी करता है, Al2O3। लेट अस सपोज CH3CH2OH आपको दे रखा है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या हो जाएगा, वही H2SO4 H+ प्रोवाइड करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा तो OH2+ निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2O CH2CH3, ईथर बन गया।
लेकिन वहीं 170 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे ही जो कार्बोकेटाइन बना उसमें से एक एच अल्फा से निकल के एल्कीन बन जाएगा। याद हुई बात? बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर तो बोलेंगे इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर वही एक तरह से SN2 रिएक्शन हो जाएगी, या हम कह सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी हम इसको बोल सकते हैं, फ्रॉम कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस को हम बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, एल्कोहल से ईथर बनाना। यही सेम काम एल्यूमिना भी करता है, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करता है Al2O3। अगर आप 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो वही पहले ईथर बनेगा, लेकिन यही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो 350 डिग्री सेल्सियस तो अकेले मॉलिक्यूल में से ही H2 बाहर निकल जाता है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी द इथीन या एल्कीन बन जाए। कोई दिक्कत परेशानी? तो क्वेश्चन दूं आपको? Yes, sir. आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 71 दिखाई दे रहा है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 1 दिखाई दिया सबको? मॉड्यूल होगा सबके पास सामने ही। मॉड्यूल नंबर कौन सा है ये? 6। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। CH3 CH2OH PH CH2OH H प्लस कंसंट्रेट, ये सॉरी 140 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में ये था लिखा है कि कौन सा ऑब्टेन नहीं होगा, विच इज नॉट ऑब्टेन। नॉट ऑब्टेन ये लिखा है, लेकिन हमको उससे मतलब भी नहीं, आप तो इस क्वेश्चन को अलग से कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ, PH CH2O CH2PH, तीसरा यहाँ पर हो गया PH CH2O CH2CH3, और PH CH2O CH2O CH3। कह रहा है कौन सा नहीं मिलेगा। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 नहीं मिलेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 बार ईथर बनाया हुआ है, ऐसे थोड़े ही हो जाएगा। मतलब आप समझ गए इस वाली रिएक्शन में। देखो अगर ये अटैक करता है पहले, तो यहाँ पर ये वाला जो है CH2OH2 प्लस, ये तुरंत अल्कोहल अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा PH CH2O CH2CH3, ये वाला बन जाएगा। और अगर केवल इसी का OH2 प्लस बनता है तो ये वाला अटैक कर देगा इस पर, तो बनेगा PH CH2, मतलब एक तरह से। हाँ, फिर क्या होगा, अगर ये जैसे ही OH2 प्लस बना, दूसरा इसी के मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया, तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, PH CH2 CH2PH, और इसी पे क्या, दोबारा इसी अल्कोहल ने अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा। फोर्थ का कोई चांस ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो वी आर गेटिंग लाइक यहाँ पर वही सिंपल ईथर, ये भी सिंपल ईथर, ये मिक्स्ड ईथर बन गया, ये मिक्स्ड बन गया, और ये खुद का खुद पे अटैक से सिंपल, खुद का खुद से अटैक पे सिंपल, जबकि इसके कोई चांस नहीं है, यही नहीं बनेगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? सबको एक भी एक को समझ में आई? यस यस सर, थोड़ा सा वेरी ऊपर गुड। करिए ना। एक और क्वेश्चन करें? सर Ag2O वाले से मिक्स्ड ईथर नहीं बनेगा ना? नहीं, Ag2O से भी बन जाएगा। अगर आप 2 एल्केल राइड लोगे डिफरेंट डिफरेंट, तो मिक्स्ड एल्केल वही बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सिंपल भी बनेंगे, एंड वील गेट ए मिक्सचर, और जो कि बेकार रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज मिक्सचर को फिर सेपरेट करने का खर्चा कौन झेलेगा। बात समझ में आई? इसलिए दैट इज नॉट ए गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बन जरूर जाएगा, बट उसके अमाउंट के साथ साथ दूसरे भी बनेंगे, मिक्स्ड के साथ साथ सिंपल भी बनेंगे, जो कि हमारे लिए एक इकोनॉमिकल बात नहीं है। मान के चलो आपने 10 रुपए का कंपाउंड बनाया, 20 रुपए का उसमें खर्चा आ गया सेपरेट करने में, तो बेवकूफी वाली बात आ गई ना वो। तो समझ रहे हो बात को? यस सर। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर ऐसी रिएक्शंस कारगर नहीं है। बात समझ में आई? अभी जैसे आपको मैं बताता हूँ, जो ठेके पर दारू मिलती है वो महंगी क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्चा केवल और केवल फिल्टरेशन का ही है। अदरवाइज आप कच्ची दारू गांव में खरीद के देखो, आपको 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए में मिल जाएगा, 50 रुपए में मिल जाएगा सारा।
लेकिन वही दारू आप मुंबई में खरीद देखो 800 900 1000 रुपए की बोतल मिलेगी। वाई? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से होके गुजर के जब चीजों को फिल्टर करके अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकाल के जब वो बना, और बाकी उसमें बाकी वो वेट वेट ब्रांड का खर्चा है सब। बात में समझ में आ रही है मेरी बात? सेम काम वही, कोरोना की वैक्सीन बनाई। अब कोरोना की वैक्सीन तो बन गई सस्ती, लेकिन उसके साथ साथ मानो कि 20-30% वैक्सीन वाला मटेरियल है, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, और 70% उसमें बाई प्रोडक्ट है। काम की चीज केवल 30% है। अब उसको सेपरेट करने में इतना खर्चा आ रहा है, तो जहां पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते वहां पर तो मजबूरन उसी काम को करना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ ऑप्शंस होते हैं देन वी ऑलवेज फाइंड द न्यू मेथड्स जहां से यील्ड भी अच्छी आए, बाई प्रोडक्ट भी कम बने, और हमारा काम भी आसान है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर वही रिएक्शंस को हम ज्यादा फेवर करते हैं जहां से हमको सेपरेशन का खर्चा बच जाए, काम कम हो जाए। अच्छा, मेरे को अब याद आ गया, मैं आपसे पूछता हूँ SN1 रिएक्शंस फेवरेबल अच्छी मानी जाएंगी या SN2 रिएक्शंस अच्छी मानी जाएंगी इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर मैं बात करूँ? SN2 SN, SN2 एक मिनट, अब क्या आवाज कट रही है, दोबारा आवाज कट रही है, दोबारा बताओ। SN1 थोड़ा क्लियर बोलो यार, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपने R कॉन्फ़िगरेशन वाला रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट आपको S मिलेगा, रिएक्टेंट S लिया है तो प्रोडक्ट आपको R मिलेगा। तो वी आर गेटिंग एक्सक्लूसिवली द सिंगल प्रोडक्ट, बट इन केस of SN1 carbocation is formed. Now on the carbocation sp2 hybridized, it can be attacked by the nucleophile either from the top or from the bottom. So what will happen? The chances of attack from top as well as from bottom are equal. What will happen because of that? R configuration and S configuration chances are getting to be at 50-50%, and then the separation is required. So that is why SN2 reactions are the favorable. Got it? Yes or no? Yes sir. चलिए, ये तो सब कहानी हो गई। तो ईथर्स के हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये तथा अल्कोहल से एक ये वाला कि जहां पर हम एक तरह से अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बट इसमें टेम्परेचर का रोल ध्यान रखना, 140 डिग्री लिखा दिख जाए या तो आपको, या फिर एक इसमें केल्विन की टर्म्स में लाइक 273 + 140 अगर मैं करता हूँ तो कई बार ऐसा 7-4-11 413 केल्विन, या आपको 413 केल्विन दिखा दी जाए, दोनों से आप क्या बनाएंगे उस टाइम पर अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन बनाओगे, मतलब OH2+ बनाने के बाद फिर आप दूसरे ही अल्कोहल का अटैक करा के ईथर बनाओगे। बट यहीं पे टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया 170 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक तरह से 443 केल्विन अगर दिखा दिख जाए, then the answer would be changed and the elimination product will be the major product. कोई दिक्कत परेशानी? यहीं पे सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल है, दैट इज यूजिंग डाइएजोमीथेन। यूजिंग डाइएजोमीथेन CH2N2, अल्कोहल पर अगर हम डाइएजोमीथेन डालते हैं CH2N2 हीट करेंगे in presence of any Lewis acid like BF3, what will happen? We'll get RO। इसके बीच में होता क्या है, ये एक इंसर्टेड मैकेनिज्म रिएक्शन है, हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी बता देता हूँ। डाइइजोमीथेन क्या होता है, यहाँ से वो बनता है कार्बीन बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बीन। O और H के बीच में ये जो कार्बीन मॉलिक्यूल है CH2 मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाता है, और ये ROCH3 मतलब एक तरह से ईथर हमारा बन चुका है। होता क्या है, डाइइजोमीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, यहाँ पर मान के चलो ये डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव, ऐसा ही है, ठीक है। तो होगा क्या, ये यहाँ पे जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर मैं बनाता हूँ तो CH2 - N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे प्लस। होता क्या है, फिर जब हीट करते हैं इस मॉलिक्यूल को तो डाइइजोमीथेन सा ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है N2 की फॉर्म में, और CH2 कार्बीन बन जाता है यहाँ पर। बात समझ में आई? ये कार्बन, हालांकि ये BSC की रिएक्शन है, आपके उसमें नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, डाइइजोमीथेन हमेशा किसके काम आता है, कार्बीन बनाने के काम आता है। और कार्बीन जब यहाँ से बनेगा वो O और H के बीच में इंसर्ट होके, इंसर्शन ऑफ कार्बीन बोलते हैं इस रिएक्शन को, ROCH2H मतलब ROCH3 ईथर बन जाएगा।
तो रट लेना इस रिएक्शन को, और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल सॉरी ईथर की समरी कराऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, फ्रॉम एल्केल हैलाइड से हमने 2 मेथड पढ़े और फ्रॉम एल्कोहल से हमने 2 मेथड पढ़े। एल्केल हैलाइड से 2 मेथड कौन से थे? एक तो था Ag2O की प्रेजेंस में हीट कर दो तो ROR बन जाएगा, और दूसरा मेथड क्या था RX से बनाने का, बताओ? दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें हम करते क्या है, एल्कोक्साइड आयन RO माइनस पे RX पर अटैक कराते हैं SN2 रिएक्शन से, और हमको मिल जाता है। एल्कोहल से भी हमने 2 मेथड पढ़े, कौन कौन से पढ़े भैया जल्दी से बताओ? पहला वाला तो क्या था कि अल्कोहल पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के 413 केल्विन या फिर तो हम कहेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो हमको ROR मिल जाएगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दैट इज यूजिंग डाई इजोमीथेन, हीट करेंगे तो इंसर्शन ऑफ कार्बाइन, तो भी हमको यहाँ पर ROCH ईथर मिलेगा। आपको समरी ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर याद हुई कि नहीं हुई? यस सर। क्लियर हुआ? तो हर 10-15 मिनट पढ़ने के बाद हमेशा समराइज किया करो मैंने पढ़ा क्या है, जिससे कि दिमाग में चीजें हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएं। केवल एक बार पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, चीजों को दिमाग में रखना है। तो आज कल परसों डेली प्रैक्टिस करनी है समराइज फॉर्म में, और फिर आपको देखना 10 दिन 20 दिन बाद एक बार जब आप इसको इस तरह रिवाइज करोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रिटेन हो रहा है दिमाग में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ROR ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो इनमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें होती भी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो लोअर मेंबर होते हैं इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो है ही नहीं, तो इनमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो ये जनरली किस फॉर्म में रहेंगे, लोअर मेंबर वगैरह सब भी, ये सब किस में रहेंगे, गैसियस फॉर्म्स में रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड हम कहेंगे एक तरह से अदर मेंबर्स बड़े हैं, उनमें मान लिया कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो वो थोड़े बहुत लिक्विड हो सकते हैं, वो बट वो भी वोलेटाइल लिक्विड रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कंडीशंस नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पोलरिटी की बात करेंगे तो लेस पोलर है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाला दैट इज हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ज्यादा है, और सॉल्युबिलिटी तो कम रहनी ही है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये मैंने कल आपको कहानी भी बताई थी कि ईथर को जला के अगर आप डाई मिथाइल ईथर लेते हो या डाइथाइल ईथर लेता है तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ कुछ मात्र 45 या 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, जो कि गर्मियों में हमारे आसपास का नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। तो जल्दी आग पकड़ लेता है ईथर। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। अभी नीचे 2 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6। उसमें यह है कि लेस सॉल्युबल क्यों है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पानी के साथ, जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो सॉल्युबल तो कम रहेगा ही। अगला क्वेश्चन है लेस बॉइलिंग पॉइंट क्यों है अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लेस तो रहना ही है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, झंडू बाम। ठीक है, चलें आगे। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर्स में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से वो केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस को कर सकते हैं? तो इसमें एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनका लोन पेयर है इसके पास, जो कि डोनेट किया जा सकता है। दैट इज वाई इनका थोड़ा बहुत बेसिक करेक्टर, बेसिक नेचर रह सकता है, ठीक है। पोलरिटी तो इनकी कम है ही, क्योंकि एल्कोहल्स फिनोल्स के केस में OH बॉन्ड तो था ही ना। OH बॉन्ड होने की वजह से वो हाइड्रोजन निकल जाता था और सोडियम रिएक्टिव वगैरह मेटल्स के साथ वो H2 हाफ H2 गैस बाहर निकाल देते थे, है ना, आपको याद होगा। बट ईथर्स के केस में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो हम पहली बात तो कह सकते हैं ये कंपेयर टू द एल्कोहल एंड फिनोल दे आर लेस रिएक्टिव, हाँ या ना? यस एंड डोंट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम वगैरह, इन सब के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। दूसरी बात,
इनका इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से होता है थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वो है बेसिक नेचर, क्योंकि ROR में ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये आराम से डोनेट किया जा सकता है, इसलिए ईथर्स जनरली बिहेव एज लुईस बेस की तरह ये काम भी करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो होता क्या है कि जब भी कभी आप कोई ईथर लेंगे और कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl अगर डालोगे तो वहां पर H+ है, ये बेस किसकी तरह काम करेगा, सॉरी ये जो ईथर है ये बेस की तरह काम करेगा। तो कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl का मतलब खूब H+ है भर भर के, तो यहाँ पर होगा क्या, ये लोन पेयर H+ के रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम बोलते हैं हम ऑक्सोनियम आयन विच इज नॉट स्टेबल। हाँ या ना? ऑक्सोनियम आयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सोनियम आयन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl की जगह अगर आपने कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, काम तो वही है, ये भी H+ देता है, बाकी सल्फेट तो काउंटर आया है। तो कोई भी ईथर आपने लिया है तो यहाँ से बनेगा तो वही, दैट इज ऑक्सोनियम आयन, बाकी तो सिंपल क्या है, दैट इज SO4 2- है, मतलब इसमें इसका ट्वाइस बन जाएगा और ये बन जाएगा, या फिर आप एक H+ देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है ये वाला, और HSO4- ये तो काउंटर आयन है, ऐसे ही यहाँ पर काउंटर आयन Cl- ऐसे ही चिपका रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। मतलब ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस, किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस। ऐसे अगर आप मान के चलो आपने कोई भी ईथर ले लिया डाई मिथाइल, अब आपने क्या करा, कोई लुईस एसिड ले लिया लाइक AlCl3 ले लिया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, लुईस एसिड को, और यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर डोनर, तो इसको दे देगा, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बना लेता है दैट इज R या COC, और ये इसको दे रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से AlCl3 लाइक दैट। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ईथर किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब जैसे आपको एक रिएक्शन कराता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम आपने खूब सुना होगा, RMgX होता है, तो हम RMgX को हमेशा ड्राई ईथर में रखते हैं, या आपको अगर ध्यान हो तो वुड्स रिएक्शन का नाम सुना है सबने? यस सर। उसका रिएजेंट क्या होता था, RX, और एरो के ऊपर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये ड्राई ईथर क्या है, ईथर में देखो वैसे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो बाकी किसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं, तो ड्राई ईथर जैसे RMgX ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, दिस एक्ट एज सॉल्वेंट। जो ईथर है बहुत सारे कंपाउंड्स में सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जैसे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, अगर मैं बात करूंगा तो Mg2 पॉजिटिव, जो ROR है ना ईथर जो है, कोई भी अगर आपने लिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको देता है, स्टेबलाइज करता है एक तरह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो हमने अभी तक केवल एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, कि ये लुईस बेस की तरह काम करता है, ठीक है। चलें आगे, लिख लिया इतना सबने? अच्छा मुझे ये बताओ, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 1 के अप टू 17 क्वेश्चंस करने थे, वो आपने करे कि नहीं? सर उसमें 3 क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा डाउट्स हैं कुछ, तो उसको डाउट्स को अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी आपने कर लिए प्रैक्टिस, है ना? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोगों ने, किसी और का रिप्लाई नहीं आया भाई, बाकी सब लोगों ने किए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके चलिए आगे चल रहे हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर में सबको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सेकंड यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ परोक्साइड्स। अब एक तरह से परोक्साइड का बनाने का मेथड हो गया ये, और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई।
मतलब ईथर पेरोक्साइड भी बना देते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि जब आप ईथर को खुला छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है वाया द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और हमारे पास वहां पर क्या बन जाता है, पर ऑक्साइड्स बन जाता है। पर ऑक्साइड क्या होता है कि ओ ओ वो लिंकेज जहां पर हो उसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड्स, ठीक है। जबकि जो पर ऑक्साइड्स रहते हैं वो बहुत अनस्टेबल रहते हैं और एक्सप्लोसिव रहते हैं। तो बम बनाने में भी परऑक्साइड्स का यूज किया जाता है या जा सकता है। बात समझ में आई? जैसे समझते हैं, अगर मान के चलो आपने डाई इथाइल ईथर ले लिया, ऑक्सीजन है, नॉन पोलर है, O2 मॉलिक्यूल। जब लॉन्ग कांटेक्ट में इसको रखते हैं, मतलब ईथर के साथ, या तो आप बाहर से या एटमॉस्फेयर के से ही प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, तो ये बना क्या लेता है, जो यहाँ पर ये CH है ना, यहाँ के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है, तो CH3 CH2O CH3 तो यहाँ था ही, यहाँ OOH। बात समझ में आई? मतलब ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल इंसर्ट हो गया बिटवीन दिस CH एंड H, तो इसी को तो बोलेंगे हम परऑक्साइड। ये परऑक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से आता है, फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पर। बाकी आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर ये अल्फा कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और परऑक्साइड बन जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे ही कई बार क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन अगर हो, जैसे मान के चलो डाई इथाइल ईथर आपने लिया, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा। नेसेंट कहाँ से प्रोवाइड कराई आपने, जहां से भी करवाई, तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, ओ का लिंकेज हो गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द परऑक्साइड लिंकेज। बात समझ में आई? इसी को हम परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आप आराम से स्ट्रक्चर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला दिया मैंने क्वेश्चन, CH2PH इधर दिया, O2 लॉन्ग कॉन्टेक्ट में आपने रखा, तो आप वहां से पहले रेडिकल बनाएंगे जहां से मोर स्टेबल बन रहा है। अब इस वाले पर रेडिकल बने या इस वाले कार्बन पर बने, ज्यादा स्टेबल रेडिकल राइट वाले पर बनेगा, क्योंकि साइड में फिनाइल देंगे, बेंजीन देंगे, इसलिए आप वहीं पर रेडिकल बना के ऑक्सीजन इंसर्ट कर दोगे यहाँ पर, और ये बना देंगे यहाँ पर पीएच। कोई दिक्कत परेशानी? सॉरी 1 मिनट, मैंने एक कार्बन साइज ज्यादा लिख दिया, हाँ यस, डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, पढ़ sir. पढ़ क्या रहे हैं हम, ईथर पढ़ रहे हैं। ईथर में भी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें भी हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, बेसिक नेचर पढ़ा है और परऑक्साइड बनाने का, तो ये भी यहाँ पर भी लोन पे डोनेट कर सकते हैं। तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज रिएक्शन विद PCl5। और मैंने आपको बताया था कभी भी PCl5 की स्ट्रक्चर आ जाए, आपको PCl5 कहीं भी लिख जाए, आपको बटरफ्लाई शेप में लिख लेना है, और ROR इस तरह लिखो, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये POCl3, तो बन क्या गया, RCl2 मॉलिक्यूल और POCl3। अगर आपको याद हो तो एल्केल हैलाइड का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, 12th क्लास वाला, यही एल्केल हैलाइड चैप्टर, अभी RX पढ़ोगे, दोनों बैचेज में आई थिंक अभी हुआ ही नहीं है, बट जब पढ़ोगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केल हैलाइड में एक मेथड ये भी आएगा, कौन सा, दैट इज फ्रॉम PCl5। तो RCl का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और ईथर चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? फ्रॉम ईथर्स पढ़ो या फ्रॉम PCl5 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एल्केल हैलाइड कैसे बनाते हैं। बात समझ में आई? तो एक ही रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ नया चीज इसमें कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? रिडक्शन ऑफ ईथर्स की हम बात करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ ईथर्स आपको पता है सबका बाप कौन, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस सबका बाप है, किस में कन्वर्ट कर देता है, हर किसी को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ के ऑक्सीजन हटा देगा, एंड विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन। बात समझ में आई? ये रिडक्शन हो गया। ऐसे ही इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद सिंपल एसिड्स, रिएक्शन विद HX। जितने भी ईथर से क्वेश्चन बनेंगे वो अकेली केवल इसी रिएक्शन से बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट घनघोर इंपोर्टेंट ये है, रिएक्शन विद HX
इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर्स। तो एक्सरसाइज में आपको कितने ही क्वेश्चंस मिलेंगे, 80% क्वेश्चन इसी रिएक्शन से मिलेंगे कि किसी भी ईथर को दे दिया गया और उस पर उन्होंने कोई HX डाल दिया। मॉड्यूल में केवल एक लाइन लिख के इस रिएक्शन को छोड़ दिया गया है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, जिसको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने एल्कोहल अभी पढ़ाया था 2 दिन पहले टॉपिक, तो एल्कोहल्स बनाने के मेथड फ्रॉम ईथर जो हम कर रहे थे वो अभी दोबारा कर रहे हैं। तो मतलब पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा, आप सिंपल जान ही रहे हैं कि मान के चलो मैंने कोई ईथर ले लिया R1 और R2, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, HI डाल रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक तो R1I और दूसरा एल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने HI एक्सेस में ले लिया है तो एक R1I तो मिल ही रहा है, दूसरा एल्कोहल से भी मुझे आयोडाइड ही मिलेगा। ठीक है, वो सब बताऊंगा मैं कैसे होता है। कुल मिलाकर HI वगैरह कर क्या रहा है, HI क्लीव करता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको क्लीव कर देता है। ज्यादा H+ प्रोवाइड होगा, ज्यादा जल्दी क्लीव करेगा, क्योंकि ज्यादा जल्दी ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता लगाना हो तो HI HX में HBr HCl और HF में कंपेयर किया जाए तो आप समझ गए HI का रेट ऑफ रिएक्शन या टुवर्ड्स क्लीवेज ऑफ ईथर्स मैक्सिमम आएगा। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं, एक्चुअली होता क्या है। दोनों तरह की मैकेनिज्म हो सकती है, इधर SN1 और SN2। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम लिख लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ SN2 occurs और दूसरा इफ SN1 occurs। देखो सिंपल सी एक मैकेनिज्म है। सबसे पहला स्टेप तो यही है, R1O आपने ईथर लिया हुआ है, लिखना बंद करें, इधर देखें। तो जैसे ही आपने HX कोई भी डाला, लेट अस सपोज HI डाला, तो ये बनाएगा क्या, पहले R1O2OH पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन बनेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब क्या होगा, ऐसे यहाँ पर भी पहले तो सोचेगी नहीं रिएक्शन की मुझे SN1 से जाना है SN2 से जाना है, रिएक्शन का काम है ऑक्सोनियम आयन बनाना। अगर यहाँ से या तो इधर से या तो इधर से टूटने के बाद अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वही बनेगा, और फिर हम क्या करेंगे, मान के चलो ये इधर के टूटने पर ये से बन रहा है, तो यहाँ से R1 पे पॉजिटिव और R2OH, तो R2 के साथ तो एल्कोहल बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। अब जो I- है वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये R1 है, तो इस रिएक्शन को हम SN1 बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि टूट के पहले कार्बोकेटाइन बना और यहाँ पर तो हमको फाइनल प्रोडक्ट R2 का OH और R1 का I डिपेंड करता है कि किधर से टूट रहा है। जबकि अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की उम्मीद कहीं भी ना हो, दोनों तरफ मिथाइल हो या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ना हो, तो होगा क्या फिर, सर आपका आवाज SN2 कट रहा अटैक है। होगा, और कहाँ पर I- will attack either on this or this one। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो, अभी सही है। एक मिनट, अभी भी ऐसा ही है क्या, हेलो, अभी ठीक तो हो बताना। अभी ठीक है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन एक बार जब बन गया है तो R1OH पॉजिटिव, ये वाला R2H, अगर मान के चलो कहीं से भी, ना तो लेफ्ट से ना तो राइट से तोड़ने पर कहीं से भी स्टेबल कैटायन नहीं बन रहा है, तो फिर नहीं बनेगा, तो बॉन्ड क्लीव कैसे होगा, फिर I- आएगा और उस जगह पर अटैक करेगा जो लेस बल्की है। लेट अस सपोज इधर लेस बल्की है, तो यहाँ से टूट जाएगा R1I और R2H। मतलब मैकेनिज्म अलग अलग हो सकती है, और प्रोडक्ट हमको एक एल्कोहल मिलेगा, एक आयोडाइड। अब क्या होगा, मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले लिखवाया था, एक्सेस में अगर ले लिया तो फिर जो एल्कोहल बना था ना वो भी वापस रिएक्शन कर लेगा OH2+ बन के दो वापस साइड, तो दोनों ही आयोडीन। तो ध्यान रखना है आपको दिया क्या गया है। ठीक है, अब मैंने आपको और भी सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराए थे कि कब एल्कोहल बनेगा और कब ईथर, मतलब ये तुम्हारा कब SN1 होगा, कब SN, बात समझ आई। अगर जो ऑक्सोनियम आयन बनाना इस पर डिपेंड करता है, इस ऑक्सोनियम आयन से अगर स्टेबल हमको कार्बोकेटाइन मिल रहा है, लाइक कोई बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है या टर्सरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है या कोई एलाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो पाथ SN1 नहीं मिल रहा है, लाइक फिनाइल पे ही पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव अगर आ रहा है या मिथाइल आ रहा है,
तो फिर वो नहीं टूटेगा, बिकॉज दोज कार्बोकैटायंस आर नॉट स्टेबल एंड द पाथ विल बी SN2. I minus will attack on less hindered site. Yes or no? ये मैं करा चुका हूं आपको ऑलरेडी, हाँ या ना? यस सर। लिखो इतना जल्दी से। चले आगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा 8-10 क्वेश्चंस की, और आपको फिर पता होना चाहिए कि कब हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ईथर, ठीक है। चले आगे। यस सर। ओके चलिए, मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, नोट करके आप भी साथ साथ लिखो। इफ oxonium ion gives stable carbocation, that is, या तो इस तरह का मिल रहा हो या फिर इस तरह का मिल रहा हो उसको तोड़कर, या फिर एलाइल वाला में मिल रहा हो, तो हम बोलेंगे देन पाथ इज SN1. बट इफ oxonium को तोड़कर, the oxonium gives less stable cation, like सिंपल, या तो यही दिया उसने या इस तरह का दिया उसने, या फिर CH2 इसी वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, या फिर फिनाइल पे ही पॉजिटिव आ रहा है जिसको हम बेंजीन डायरेक्ट जोड़ा है उससे, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, या फिर इस तरह का कार्बोकैटायन आ रहा है, तो दे आर नॉट स्टेबल। इनफैक्ट दे डू नॉट एग्जिस्ट, लाइक इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं बनेगा। देन पाथ ऑफ द रिएक्शन इज SN2 एंड I माइनस कहाँ अटैक करेगा बताओ? लेस बल्कि, लेस हिंडर्ड साइट, जहां पर एंट्रेंस कम हो। इतना लिख लो जल्दी से, और फिर प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं, कैसे हमको प्रोडक्ट बनाना। लिख लिया सबने इतना? नहीं सर, एक मिनट सर वो I माइनस क्या लिखा है? I माइनस विल अटैक, HI डाल रहे हैं ना हम, HI H प्लस तो ऑक्सोनियम बना दिया I में। सर पूरा स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं? I माइनस विल अटैक ऑन लेस हिंडर्ड साइड। ओके सर, थैंक यू। तो ये नोट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दिया CH3O CH2 CH3, सिंपल HI डाला, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखना है। तो आप देखेंगे दिमाग में आपने क्या सोचा, यार सबसे पहले HI आएगा और OH प्लस बना दिया, इसने अटैक कर दिया, ऑक्सीजन ने H प्लस पर OH प्लस बना दिया। अब अगर लेफ्ट से तोड़ें तो भी स्टेबल नहीं बन रहा है, राइट से तोड़ें तो भी स्टेबल नहीं बन रहा है,
तो फिर टूटेगा है ही नहीं, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। इस CH तो I माइनस डायरेक्ट इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बनेगा। तो इस CH3 के साथ तो आयोडीन जुड़ा और इसके साथ क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, CH3 CH2OH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाना सीखे कि नहीं सीखे? अब इन दोनों में वो कई कई बार नंबरिंग कर देता है। सपोज इस कार्बन को 14 नंबरिंग कर दिया, ऑप्शंस में दे देगा कि 14 वाला कार्बन का आयोडाइड बनेगा या एल्कोहल बनेगा, तो क्या आंसर देंगे? 14 वाला आयोडाइड में जा रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। Yes, sir. चलिए, एक क्वेश्चन दिया मैंने, COC CH3OCH2PH, HI डाला, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अब समझ गए, सबसे पहले HI प्लस डालते ही, HI क्या एक बढ़िया एसिड है ना, OH प्लस बना। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ से तोड़ देते हैं तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, हाँ या ना, PHCH2 प्लस, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो बढ़िया बात है। यहाँ से एक तो क्या बन गया, मीथेनॉल, और दूसरा क्या बन गया, PHCH2, और इससे आयोडाइड लास्ट में आके जुड़ जाएगा। तो बेंजाइल आयोडाइड एंड मीथेनॉल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? यस सर। ठीक है कि नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन दिया मैंने, इस पे HI डाला, बताओ क्या बनेगा? पाथवे SN1 रहेगा या SN2 रहेगा? तो आप समझ गए, ऑक्सोनियम बन गया, पहले तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर दिया। अब कहीं से भी लेफ्ट या राइट से तोड़ने पर, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तांडव, स्टेबल तो नहीं है, तो टूटने पर स्टेबल बन रहा है कार्बोकेटाइन। हाँ, तो OH पॉजिटिव बन जाएगा पहले, तो आप समझ ही गए होंगे। यहां से टूटेगा तो एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और टर्सरी बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से इथेनॉल तो निकल ही गया है, आयोडाइड आएगा, HI का जो बचा हुआ है अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये वाला आयोडाइड बन गया और इथेनॉल बनाई हुआ था। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। यस सर। Yes. चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर लिखते चलो जल्दी से। चलिए, इन क्वेश्चंस को करो। कर लिया सब लोगों ने? अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, अब तो डायरेक्ट बनाओ। क्यों भाई?
तो लास्ट वाला नहीं समझ रहे, बाकी हो गया। चलिए ऊपर वाले को बनाता हूं मैं। यहाँ पर ऑक्सोनियम बन गया, OH प्लस बन गया एक बार, उसके बाद कहीं से भी नहीं टूटेगा, I माइनस आएगा, डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो बना क्या, एक कंपाउंड तो बना हमारा फिनॉल, दूसरा बना मिथाइल आयोडाइड, पाथवे बाद SN2। यस और नो? यस सर। सबने ही बनाया। हाँ सर। यस पहले स्टेप में H प्लस आएगा, ऑक्सोनियम बनाएंगे, ऑक्सोनियम बनाने पे इधर से टूटने पे स्टेबल बन रहा है तो बन जाएगा, एक तो अल्कोहल बना, दूसरा टर्सरी और आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पर। मतलब पाथवे विल बी SN1 क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है, और मीथेनॉल और टर्सरी आयोडाइड में टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड मिल गया। सर आपने 2 इथेनॉल और कार्बन लिख दिया। अच्छा 2 लिख दिया है तो 1 लिख दो, मेरा तो क्या जा रहा है, पेन ही चलाना बस। ठीक है 1 लिख दिया। दूसरा यहाँ पर OH प्लस बनाना है, सॉरी दिस इज OH प्लस, ऑक्सोनियम बन गया। अब राइट से तोड़ने पर तो स्टेबल नहीं बन रहा, लेफ्ट से तोड़ने पर, राइट से तोड़ने पर बन रहा है। तो एक तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया, और दूसरा ये आयोडाइड बन गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि SN1 और ये फिनॉल। क्लियर हो मेरी बात? यस सर। इसको ग्रिड टाइप भी बना सकता है, फलना कंपाउंड पे डाला, प्रोडक्ट बने A और B, A को फर्दर रिएक्ट किया, ये FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देगा, है ना अपना। दूसरे वाले में आप ध्यान से देखोगे, HI जब ने इस पर डाला तो पहले स्टेप में ऑक्सोनियम बना। आप ध्यान से देखोगे, अगर SN1 का सोचोगे तो लेफ्ट से तोड़ोगे तो भी स्टेबल नहीं बन रहा है, क्योंकि बेंजीन वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव फिनाइल स्टेबल होता है। और राइट से तोड़ोगे तो यहाँ टर्सरी वाला है, लेकिन इसमें ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। ब्रेड्स रूल आपने पढ़ा होगा, ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है कभी ब्रिज हेड पोजीशन पर। दैट इज वाई SN1 से तो नहीं होगा, SN2 से भी नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पे अटैक डायरेक्ट हो नहीं सकता, और इधर भी नहीं हो सकता क्योंकि टर्सरी है। तो सीधी सी बात है, ना तो SN1 ना SN2, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ऑक्सोनियम एक बार आपने बना लिया, ठीक है, मान ली बात, ऑक्सोनियम बना लिया, लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों तरफ से टर्सरी है, ना तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा क्योंकि ब्रिज हेड पर स्टेबल नहीं होता। तो SN1 भी नहीं हुई, और SN2 तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि बल्क है, तो रिएक्शन ही नहीं जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. समझ में आई बात? दोनों के पीछे वजह समझ में आई, क्यों नहीं हो रही रिएक्शन, SN1 क्यों नहीं हो रही है, SN2 क्यों नहीं हो रही है। यस सर। SN1 तो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर लिख लो, ब्रिज हेड पोजीशंस पर, ब्रिज हेड पर C प्लस कभी नहीं बनता, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ब्रिज हेड पोजीशंस पर कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। sp2 है, ब्रेड्स रूल इसको हम बोलते हैं। Now one more question, इस पर मैंने HI डाला, make the product. You know that oxonium will be formed in the very first step. Now what will happen? Left side से तो possible है ही नहीं breaking. Why? Because vinyl carbocation will be formed, which is not stable. Whereas if we break it from the right side, what will happen? We will get vinyl alcohol as well as allyl carbocation, which upon next time reaction with iodide will form allyl iodide. So this is one of the reaction. Will pathway will be SN1, क्योंकि रेजो स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बना था। इज इट ओके, यस और नो? यस सर। अब देखो, अब तक जो हम डाल रहे थे वो सब थे HI कंसंट्रेशन में डाल रहे थे और कोल्ड डाल रहे थे। अब तक जो हम जितना भी ये HI डाला है ना, आप इसको यूं मान के चलो, कोल्ड कंडीशंस में ही डाल रहे थे HI, और कंसंट्रेटेड डाल रहे थे, खूब खूब भर भर के डाल रहे थे कोल्ड। अब मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन, ये सब कोल्ड कंसंट्रेटेड HI है, मैंने सिंपल HI लिखा, इसका मतलब क्या है, सब कोल्ड कंसंट्रेटेड। बट लेट अस सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पर लिख दिया कोल्ड है, कंसंट्रेटेड HI है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, और फिर यहाँ पे लिख दिया हॉट है,
कंसंट्रेटेड HI है तो कोल्ड और हॉट का क्या फर्क पड़ेगा? हॉट है तो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, इसको क्या करेगा? कोल्ड कंसंट्रेटेड का मतलब है कि पहले ऑक्सोनियम जो एक बार बना ना, तो कार्बोकेटाइन तो कहीं से भी स्टेबल नहीं है, तो डायरेक्ट SN2 अटैक होगा, I- आएगा, वो यहाँ पे कहीं पे अटैक करके एक तो बना दिया इथेनॉल और दूसरा बना दिया इथाइल आयोडाइड। कोई दिक्कत परेशानी? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हॉट अगर दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सो द पॉइंट इज, हॉट के कंसंट्रेशन में ऑल प्रोडक्ट्स विल बी आयोडाइड, कोई अल्कोहल का चांस ही नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स आर आयोडाइड। अल्कोहल जो बना होगा ना वो भी तुरंत आयोडाइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इधर ये अल्कोहल फर्दर आयोडाइड में, तो फाइनल प्रोडक्ट आयोडाइड आयोडाइड ही मिलेगा। ध्यान रखना, हॉट के साथ हमको या एक्सेस HI दे दिया जाए या कंसंट्रेटेड HI हॉट कंडीशंस में दे दिया जाए, यू हैव टू मेक द ऑल प्रोडक्ट्स एज आयोडाइड, यस और नो। एग्जाम में ऐसा पूछा गया है थोड़ा थोड़ा, कभी कोल्ड डाल देता है, कभी एक्सेस में डाल के और हॉट कर देता है, तो इसका मतलब अल्कोहल अल्कोहल नहीं बचेगा, फर्दर रिएक्शन कर लेगा HI के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा हूं मैं आपसे, ये वाला आपको रिएक्टेंट दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ है XHHI, और आपको प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? XHHI है और प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा बनेगा? और हॉट कंडीशंस में, चलो ये भी दे दिया, बताओ। डाइआयोडाइड बनेगा। डाइआयोडाइड बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहले स्टेप में तो ये ऑक्सोनियम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अगर SN2, तो पहले स्टेप में क्या बना, इस वाले कार्बन से यहाँ आयोडाइड जुड़ा, यहाँ 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 ये OH बना, कोई दिक्कत? फिर OH, फिर ये OH2 प्लस बनेगा, फिर आयोडाइड बन कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी आयोडाइड, ये आयोडाइड। मतलब कुल मिलाकर इसको मैं थोड़ा सा सही से तरह लिखूंगा तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, डाइआयोडाइड विल बी फॉर्म, और वी कैन राइट दैट CH2I CH2 CH2 CH2I, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। Yes, sir. ये क्वेश्चन दे रहा है, डाई इथाइल ईथर, ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, डाई इथाइल ईथर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन टू फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बनाएगा? अब ये भी करवाई थी ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, पेरोक्साइड। यस, नाम हो जाएगा ईथर का पेरोक्साइड, ईथर पेरोक्साइड, कोई दिक्कत? ठीक है। यस सर। तो ये हम आराम से इसको इस तरह कर सकते हैं। सर एक डाउट था, बोलो। सर अगर कोई रिएक्शन SN1 से होता है या SN2 से होता है तो हाँ, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अगर SN1 से होगा तो SN2 से नहीं होगा या वाइस वर्सा? दोबारा पूछो, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। अगर एक रिएक्शन समझो SN1 से हो रहा है तो हाँ प्रोबेबिलिटी SN2 होने की 0 रहेगी क्या? होएगा ही नहीं SN2 हाँ से? हाँ, मतलब देखो ये सारे चांसेस ऑफ अटैक हैं। देखो सीधी सी बात है कि SN1 एंड SN2 आर नॉट रिएक्शंस, दे आर जस्ट प्रोबेबिलिटी, दे आर जस्ट पाथवेज, कि कभी उसको फॉलो कर लेगा। तो जब कंडीशंस SN1 के फेवरेबल वाली हो जाएंगी तो उस पाथ से कि पहले वो टूट जाएगा, फिर वहां पे वो अटैक हो जाएगा बाद में। या अगर SN1 वाली पॉसिबल नहीं है, जब कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है, तो फिर डायरेक्ट अटैक होगा, तो हो जाएगा। तो इट्स लाइक जस्ट पाथवे, तो प्रोडक्ट सेम ही रहना है,
पाथ अलग अलग हो सकता है। भाई आपको दिल्ली जाना है, आप कैसे भी जाओ, आप पहले जम्मू पहुंच जाओ वापस दिल्ली आ जाओ, या यहीं से पहले नीचे से ही दिल्ली जाओ, वो डिपेंड करता है पाथ वे क्या है। तो वो है किसी में अलग एनर्जी, किसी में अलग एनर्जी, डिपेंड करता है फेवरेबल कंडीशंस किस पाथ की है। और यही 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 केमिस्ट्री है, यही पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको एक सेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दे देगा, वही आपको पहचानना है, आंसर लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो आपका ईथर चैप्टर खत्म हो गया है। यूज ऑफ ईथर एक बार आप पढ़ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल एनेस्थेटिक रिएजेंट है। सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट रेजिन्स आपको पता ही है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट, या हम वुड्स रिएक्शन में ईथर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। इनर्ट मॉइस्चर फ्री मीडियम प्रोवाइड करने के लिए वुड्स रिएक्शन, देखो आई गया वही, उसमें वुड्स को लेते हैं इसको। परफ्यूमरी, इसमें भी डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इन पेट्रोल एज एंटीनॉक component and the mixture of alcohol and ether is used as substitute of petrol. Trade name is नेटलाइट, इसको रट लेना जरूर, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रटने वाली। अल्कोहल और ईथर को मिला दिया तो पेट्रोल के तौर पर, सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज पे आ जाओ एंड नाउ विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 26। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18 अभी करेंगे। ये वाला दिख रहा है आपको, CH2OH, H+ डाला, हीट किया, A बना, फिर HBr डाला, B बना, प्रोडक्ट बनाने अपन को। चलिए आप A बनाओ पहले, अभी करो इसी कॉपी में। सारी चीजें मैंने अभी अभी कराई हैं। पहले स्टेप में क्या होगा बताओ, OH ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर अटैक कर लेगा, तो ये बना देगा OH2 पॉजिटिव। कार्बोकैटायन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, अपने आप स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा। पहले तो इसने बना लिया कार्बोकैटायन। और परसों मैंने एक रिएक्शन कराई थी, जब किसी रिंग से अगले वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सटेंशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 नाम देंगे, 1 और 3 का बॉन्ड बनाएंगे और 2 और 3 का बॉन्ड टूटेंगे। इस तरह के 2 पे पॉजिटिव, 3 वाला 1 पर अटैक कर रहा है और 2 पे पॉजिटिव, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई? यहाँ पर ये 1 है, ये 3 है और 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस और नो? यस सर। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख दूं, तो आप इसका नंबरिंग दे सकते हैं, किसी एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब नॉर्मल, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। हाँ या ना? 6 मेंबर रिंग बन गई। अब इसने क्या करा हुआ है, अगले स्टेप में हीट करा। अभी तक तो ये सारा काम H+ डालने पे ही हो गया अपने आप, अब इसने हीट किया हुआ है, तो हीट करने पे एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एक तरह से क्या बन गई, साइक्लोहेक्सीन एल्कीन बन गया। हाँ या ना? बिकॉज अल्फा कार्बन से H निकल जाएगा हीट करने पर और ये बन गया। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब ए प्रोडक्ट तो हमारा ये है, उसने ए पूछा है, बी पूछा है, HBr डाला है, H+ डालना है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा। अब ये तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है, एक पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, CH2- H+ बन गया, ये वाला यहाँ पे जुड़ गया, और अगले स्टेप में Br- जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। आप मुझे बताओ, क्या इसमें एक भी रिएक्शन ऐसी थी क्या कुछ जो आपको नहीं पता हो? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन रिंग एक्सपेंशन, फिर उसके बाद लिख लेना है उसको, हीट करने पे एलिमिनेशन होता है, आपको पता ही है, HBr डालने पर H+ दे ना, ये आपको पता होना चाहिए था। एलिमिनेशन वगैरह ये कहाँ पढ़ोगे, रिएक्शन में पढ़ा होगा आपने, एलिमिनेशन कब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। एक सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है और CrO3 दे रखा है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मैं पहले ही सिखा चुका हूं, बताओ क्या बनेगा। CrO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना? बोलो। क्वेश्चन एक और बार बताइए ना, आप में थोड़ा अलग है। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, ऐसा है क्या?
CrO3 डाला तो कीटोन बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +6 में CrO3H2SO4 सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल दिया। उसके बाद इस पर डाल दिया इन्होंने मिथाइल एमीन। अब एक बात, कौन सी रिएक्शन होगी? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर अटैक करेगा, पाई को तोड़ देगा। तो क्या प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये O-, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव, H+ निकल जाएगा, ये OH बन जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है, ये OH NH CH3। क्या मैंने सही लिखा है इतनी बात? ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब इस पे H2PD डाला है। H2PD का काम क्या होता है ये बताओ? H2PD का काम क्या होता है? रेड्यूस करना। रिड्यूस करना। H2PD, तो H2PD रिड्यूस कर देगा इसको। कैसे रिड्यूस करेगा? ऑक्सीजन को हटा देगा यहाँ से, और क्या करेगा? बस डीऑक्सीजनेशन के काम आता है ये यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? NHCH3 बन जाएगा, और कुछ नहीं। इनफैक्ट इसमें ना थोड़ा सा एक 1 मिनट H2PD इनको ना हीट करना चाहिए था, क्योंकि जब ये CH2NH2 आया ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्चुअली, पहले यहाँ पर हीट होके ना ये बन जाएगा 1 मिनट, अल्फा का H और OH निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड NHCH3 बनेगा, और फिर H2PD का रोल आएगा क्या? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना, और फाइनली द प्रोडक्ट विल बी NHCH3। अब ध्यान से देखो, अगर कोई एक स्टेप को भी छोड़ता है इसमें, तो B ऑप्शन ये दे रखा है, C ऑप्शन ये दे रखा है, और D ऑप्शन ये दे रखा है। फाइनल आंसर वुड बी द D ऑप्शन। बात समझ में आई? इनको बस यहाँ जरूर करना था, CH2NH2 पे हीट नहीं दिया, इनको देना चाहिए था। हीट देंगे तभी यहाँ पर वाटर निकलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये वाटर निकलेगा, तब जाकर ये बनेगा। इस पे H2PD डाला है तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन करके और यहाँ पर HS जोड़ देगा, NHCH3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एक और क्वेश्चन करें, 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये दे रखा है कि आपके मॉड्यूल में, यस सर। 20 नहीं 23 है। PbR3 डाला, X बनाना है। या PbR3 का काम क्या है? अल्कोहल पे कोई भी हम हेलोजन डालेंगे तो Br को, OH को हटा के Br लगा देगा। मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला है तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना दो, C बन गया, MgBr बन गया। अब ये उसके बाद इस पे क्या डाला है? H2OH+, तो कुछ करना ही नहीं है, ये बेस की तरह काम करेगा। H+ मिल गया इसको तो इथेन ही बनाएगा ये, और क्या बनाएगा? मतलब द फाइनल आंसर विल बी द प्रोपेन ओनली, कुछ करना ही नहीं है। ये तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, अब यहाँ पर ये बेस की तरह काम करेगा, इसको फ्री में एसिड मिल गया यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर चेक करो, 20 का 4 होना चाहिए। यस सर, वही है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत, कोई नया लग रहा है कुछ चीज भी ऐसी भी? 21 देखो, कह रहा है ए पे HBr डाला तो B बना, और B पे इथॉक्साइड डाला, सोडियम इथॉक्साइड, तो इथॉक्सी इथेन बना। अब ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। इथॉक्सी इथेन कब बना है? जब हमने इथॉक्साइड डाला है किसी B पर, तो पक्की सी बात है कि B क्या रहा होगा? इथॉक्साइड अगर हमने यहाँ से डाला है CCO-, तो इथाइल ब्रोमाइड वगैरह या कुछ भी इस तरह का रहा होगा, हाँ या ना? ये कोई भी अब देखो, वैसे भी HBr लिख रहा है तो यही रहा होगा, तो B मिल गया हमको। और B किसी चीज पे HBr डालने से आया है तो पक्की सी बात है वो एल्कीन रही होगी, तभी तो HBr डालने से एक H बन गया, एक HB बन गया, CH3CH2, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। A भी पहले गया, B भी पता चल गया, और फाइनल। तो ऐसे उल्टा सोचना था। इथॉक्सी तो विलियमसन है, अभी बताया था, विलियमसन हो गई। और यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कुछ? कोई कठिन था क्या? तो ऑप्शन देखो कौन सा पूछा क्या उसने एग्जाम में, ऑप्शन A और B बताने। तो A तो हमारा एल्कीन है, और B एल्काइल हैलाइड है, ऐसा है कोई ऑप्शन? हाँ, C2H4 C2H5, ऑप्शन नंबर 3 है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब हमने इस पर HBr डाला सपोज, अब वही काम HBr डालने से होगा क्या? पहले ऑक्सोनियम बना, OH पॉजिटिव बन गया, क्लियर? एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ।
अब टूटने की बात आती है, यहाँ टर्सरी बनेगा अगर टूटता है तो, या सेकेंडरी बनेगा? सेकेंडरी बनेगा वैसे तो, अगर टूटता है तो मतलब एक फसोपेश की स्थिति है कि अगर तोड़ देंगे तो सेकेंडरी बहुत भयंकर स्टेबल भी नहीं है और बिल्कुल अनस्टेबल भी नहीं है। तो यहाँ पर बी आर माइनस क्या काम करेगा बताओ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब मोर स्टेबल तो तीन ही बताए थे मैंने आपको, कौन से? बेंजाइल और एलाइल या फिर टर्सरी, उनमें से कोई सा भी नहीं है। तो बी आर माइनस जो है तो अगले स्टेप में लेस स्टैंडर्ड पर अटैक करके यहाँ से इसको निकाल देगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से तो ओ OH बन गया और यहाँ से बी आर आके जुड़ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है भाई। जिन जिन में कीटोन बना रखा है वो तो महागलत है, कीटोन का तो कोई चांस ही नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन, फिर क्या करना। SN1 नहीं हुआ, ये पाथ कौन सा हुआ है? SN2 पाथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। क्वेश्चन के नाम पे आधे लोग भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हम 23 तो अभी अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। 24 देखो, ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर हैज स्ट्रक्चर। ईथर में OH प्लस बन जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा तो पेरोक्साइड है, चौथा महागलत है। ऑप्शन नंबर 2, उसमें क्या था, कुछ था ही नहीं। 24 का 2 आ गया साफ साफ। क्लियर है? Yes, sir. 25 पे आ जाओ। What will happen when diethyl ether treated with hot and concentrated HI? तो बस वही क्वेश्चन अभी अभी कराया था ये तो मैंने। डाइथाइल ईथर पे हॉट कंसंट्रेटेड HI, ऑल प्रोडक्ट विल बी आयोडाइड्स ओनली। तो आंसर विल बी इथाइल आयोडाइड ओनली, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड। हाँ या ना? यस सर। कुछ करना ही नहीं। सर आपके हाँ पास जो मॉड्यूल है वो बाद में भेज दीजिएगा ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है हमारे मॉड्यूल में। तो कोई बात नहीं, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन यही है बस, 26 ही बता रहा हूँ। तो आप बाकी के क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल से करिएगा, ये मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है ना? लास्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस NaOH? कह रहा है एक्वस NaOH के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है फिनॉल, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है आपका एसिटिक एसिड, और चौथा है ये वाला ईथर। एक्वस NaOH के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा? सीधी सी बात है, फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ, तो OH माइनस इसका H+ ले जाएगा, हाँ ले जाएगा। बेंजोइक में तो है, खूब भाग भाग के है, ये भी ले जाएगा। इसमें भी है, इसमें कुछ नहीं है, तो एक्वस NaOH इसके साथ क्या रिएक्शन करेगा? इसी के साथ नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्योंकि ईथर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और NaOH भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। रिच रिच में दोस्ती थोड़ी होगी, दोस्ती तो रिच में और पुअर में होगी, एक डोनेटिंग हो एक एक्सेप्टिंग हो। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया ईथर के सारे क्वेश्चंस। अब आपके कुछ डाउट्स थे, तो आप लोग डाउट पूछो, है ना? कोई बता रहा था मेरे को कि अप टू क्वेश्चन नंबर 17 कोई डाउट, एनी ऑफ योर एक्सरसाइज, कोई डाउट पूछो। Question 3 दिखाई या नहीं बार? क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स, ये वाला। नहीं, which of the following does not turn orange color of chromic acid to green? मेरे पास नहीं है, आप ऑप्शंस बता दे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द क्रोमिक एसिड कलर इनटू ग्रीन? है Yes, sir. Alcohol क्रोमिक, 1 हाँ मैं degree, 2 सब degree, 3 degree और allyl alcohol. एलाइल एल्कोहल लास्ट वाला ऑप्शन है। और क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हो गया ना, ये तो क्वेश्चन मैंने ऑक्सीडेशन में कराया था। टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा, तो CrO3, क्योंकि ग्रीन कलर का बात है, क्या पूछा है उसने, विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ CrO3, Does ये not क्वेश्चन है ना? turn orange color of chromic acid to green. हाँ वही है ना। तो इसका ग्रीन कब चेंज होगा, जब ये +6 से +3 में जाए। इस मतलब इसका खुद का रिडक्शन हो, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो इन सब का ऑक्सीडेशन हो सकता है सिवाय इसके, इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं टर्सरी का, तो इसी का नहीं होगा, बस आंसर टर्सरी आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ चैप्टर में करवाया था ना मैंने, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और समझो। बताओ। सर बिनर और- बॉक्स 3 का
एक मिनट, बिगनर बॉक्स 3 का थर्ड क्वेश्चन ये कहाँ मिलेगा? बिगनर बॉक्स 3 का थर्ड, बिगनर बॉक्स 3, एक मिनट रुको। ये फिनॉल वाला, यही लेबर में नाइट्रोस, ये वाला। हाँ सर, एक बार समझा दीजिए ना। ये तो मैंने कल ही करवाई थी, लेबर में नाइट्रोस, सारा टेस्ट है, ग्रीन कलर क्यों आता है पूरा फिनॉल का? वो उस दिन क्लास में ही तो करा दिया था, ये रहा देखो, इंडोफिनॉल बनता है इसमें, और ये सारी रिएक्शंस इधर देखो, टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये रहा लेबरमेंट टेस्ट। फिनॉल पे NaNO2H2SO4 डाला, होनो बना, नाइट्रोसो ग्रुप कहाँ आ गया? पैरा पे, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ गया। फिर उसमें वाटर डाला, वाटर डाल लो, मतलब वाटर तो एक सॉल्वेंट एक तरह से केवल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल फिनॉल का रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर पैरा पर नाइट्रोसो से जुड़ जाएगा, ये दूसरा फिनॉल, ये बन जाएगा इंडोफिनॉल। रटना है प्रॉपर, इसमें कुछ करना ही नहीं, रेड कलर आता है इंडोफिनॉल का। फिर उस पर वापस NaOH डालेंगे तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा ये, और यहाँ से क्या बनेगा? ये ब्लू कलर का। लास्ट में अगर ब्लू बन जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पर फिनॉल था, दैट्स इट। कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है ना? रटा जाए तो रट लेना, अदरवाइज और कुछ इसमें वो नहीं है। टेस्ट है, टेस्ट तो रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ। सर एक बार ऑर्डर ऑफ NSR बता देना। ऑर्डर ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही ना? हाँ सर। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मैंने कहाँ कराया आपको? अभी तक तो मैंने पढ़ा है नहीं इसको। मतलब आप नॉर्मल पूछ रहे हो कुछ भी? हाँ सर। मैं मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम मतलब किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हो? कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का SN1 या SN2 ये सब पूछना चाह रही हो? नहीं सर, सिर्फ ऑर्डर ऑफ NSR पूछना चाह रही। तो आप अपने ऑप्शंस बताओ किन किन में पूछना चाह रहे हो, देन अकॉर्डिंगली आई विल आंसर। सर अपने मॉड्यूल में दिया है पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 50 पे, ओके मैं देख लेता हूँ। 40 पे, 40 पे मेरे में कुछ भी नहीं है। कौन सा है, मतलब हेडिंग का नाम बताओ किस? फिनॉल में, फिनॉल। अच्छा फिनॉल में है, ओके लेट मी चेक। फिनॉल, अच्छा फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर पूछ रहे हो आप? हाँ सर। ओके 1 मिनट, लेट मी चेक क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा ये तो कल कराया था ना मैंने, कि फिनॉल में भी नहीं, ये आप डोज प्रोसेस पूछ रहे हो कि डोज प्रोसेस में अगर मैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना, कल ही तो करवाया था ये मैंने, क्लोरोबेंजीन से मुझे फिनॉल बनाना है, तो होगा क्या कि इस क्लोरोबेंजीन का Cl हटाना है मुझे और OH लाना है। तो नॉर्मल कंडीशंस में मैं अगर NaOH डालता हूं तो मुझे 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रेशर का यूज करना पड़ता है, तब OH आएगा। मतलब ये एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है इसका। लेकिन अगर मैंने इसके ऑर्थो पैरा पे अगर मैंने विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिए, लाइक नाइट्रो ग्रुप्स आर एडेड, तो ये कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम आसान हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म है प्रॉपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना? तो वो उसको बोलते हैं SNAR। बट वो मैकेनिज्म आपको नहीं करनी, वो IIT में करवाते हैं, बट इसको यहाँ नहीं करवाऊंगा मैं, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो होता है बेंजाइन मैकेनिज्म, और उसको आप समझ भी नहीं पाओगे, ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप तो बस इतना याद रखो, इफ ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे तो इस क्लोरीन का निकलना आसान हो जाएगा, एंड दैट इज वाई यही हम चाहते हैं। तो कंडीशंस जो इतनी हार्श कंडीशंस का यूज हो रहा था, फिर उनकी जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट बताओ। पूछो पूछो। सर अभी जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर का करवाए थे रिएक्शन, हाँ ये हाँ
वो उसको स्टेबलाइज करता है, तो वो क्यों हाँ करवाना है? क्योंकि अपने को जितना अनस्टेबल रहेगा उतना रिएक्शन रेट फास्ट होगा ना। नहीं 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 नहीं, हम उसकी रिएक्टिविटी को खराब नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड को मतलब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मीडियम तो चाहिए ना। तो ये करता क्या है कि ये बस उसको बांधे रखता है और कुछ नहीं करता। मतलब सॉल्व अगर हम यहाँ पर वाटर वगैरह यूज कर लेते हैं तो वाटर का दिक्कत क्या है कि सॉल्वेंट का काम तो क्या होता है, बस मीडियम प्रोवाइड करना। और पता चले सॉल्वेंट ही रिएक्शन कर गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मान के चलो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करवाना है किसी एल्केल हैलाइड पर, है ना, समझो दे बात को। मान के चलो CH3CH2MgBr है, मुझे यहाँ से बनाना है प्रोपेन। तो मैं क्या चाहूंगा, एक CBr पे मिथाइल ब्रोमाइड पे अटैक हो जाए इसका। तो यहाँ पर मुझे सॉल्वेंट ईथर लेना पड़ेगा, ना कि वाटर, क्योंकि अगर मैंने वाटर सॉल्वेंट ले लिया तो इस पर अटैक तो ऐसी तैसी, ये पहले इसी का एच लेके यहाँ से इथेन बना देगा। तो हमारा मकसद तो था प्रोपेन बनाना, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, जिस थाली में खाया उसी में छेद, मतलब उसी के साथ रिएक्शन कर लिया इसने, क्योंकि यहाँ पर फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर। सो दैट इज व्हाई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, या हम कहेंगे कि हमें इस तरह की परेशानी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ सर अभी आई। ओके ओके। हाँ तो आया समझ में वो वाली जो बात बता रहा था मैं। हाँ सर वही एसिड बेस जल्दी हो जाता है इसलिए वो पहले हाँ, हो जाएगा। हाँ समझा सर। और बताओ। कल हेलो। आपने एक बुक का नाम बोला था, वो कौन सी बुक थी? मैं शायद पांडे बताया था क्या आपको, डीसी पांडे पांडे। करके। डीसी पांडे। और बताओ इसमें, अब आपका ये बताओ मुझे, 1 मिनट ठीक। ऑफलाइन लीडर वाले में आपका एल्डिहाइड कीटोन कर दिया ना, वो दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा है, क्योंकि वहां पे हुआ नहीं आपका, दूसरे बैच में नहीं हुआ ना अभी स्टार्ट कुछ, वहां तो अभी एल्केल हैलाइड चलेगा। ओके, मैं डिसाइड करके आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा पोर्शन लूंगा अब इसके बाद, और सर कौन सा लेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको एल्डिहाइड कीटोन एक बार मैं ही करा देता हूँ, और कार्बोक्सिलिक तक, एंड देन सर विल टेक द नाइट्रोजन कंटेनिंग दोनों बैचेज में, उधर और उधर। ठीक है, जो भी मैं बताता हूँ, ये वाला पार्ट हो गया। तो आप मेरी तरफ से एल्डिहाइड कीटोन, ये वाला सॉरी, अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट समझिए, और सारे क्वेश्चन जितने भी आप एक्सरसाइज 2 3 में हो पाए उनसे कर लीजिएगा, ठीक है।
रही बात कीटोन कार्बोक्सिलिक की, या इससे आगे जो भी चैप्टर लेना वो मैं आपको करा दूंगा टाइमली, तो उसमें कोई ऐसा नहीं हो, टाइमली इस अगले वाले वीक में आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास फिर इतना ही रखते हैं, बाकी आपको कोई डाउट है तो पूछो। चलें फिर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर आपको डाउट व्हाट्सएप कर सकता हूँ बाद में? हाँ बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर थैंक यू। ओके।